गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपनी नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी। और भी कोई स्टूडेंट अगर ऑफलाइन क्लास में आना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा अलाउ नहीं है। मैक्सिमम 7-8 स्टूडेंट ही आ सकते हैं, और भी 2 या 3 और आ सकते हैं तो उनको बुला सकते हो आप। तो जैसा कि आपको बताया हुआ, सेल बायोलॉजी जो है जूलॉजी और बॉटनी दोनों का ही कॉमन टॉपिक है, और अपने नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना सेल बायो। अगर अपन इसको देखें तो सेल बायो को पढ़ने में कम से कम आपको 1 महीना लगेगा, लेकिन हमें पढ़ना है नेट के पर्पज़ से। अभी ये जो अपन वीडियो बना रहे हैं नेट के पर्पज़ से है, तो नेट के पर्पज़ से अपन देखें तो सेल बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्या क्या है। सेल बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर नेट में सिलेक्शन लेना है तो केवल जो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ इन टॉपिक पे ही आप फोकस करेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, है ना। सेल बायो बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद में अपन स्टडी करेंगे इसमें जो ABO ब्लड ग्रुप है, इसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये ABO ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे डिसाइड होता है, कौन सी जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा एंटीजन रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें सेल सिग्नलिंग या सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक प्रोटीन टारगेटिंग। इसके बाद में साइटो स्केलेटन। के बाद में सेल साइकिल। अब सेल साइकिल भी बहुत बड़ा है, इसमें भी अपने को स्पेशली जो सेल साइकिल में चेक पॉइंट आते हैं उन पे ही फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है सेल साइकिल में चेक पॉइंट से बनेगा। इसके बाद में आपका बचा कैंसर एंड अपोप्टोसिस। ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं ये टॉपिक इनमें से सेल बायो में आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको पार्ट C में मिल जाएंगे। इसके अलावा सेल बायो तो आपको पता है बहुत बड़ी है, कम से कम 1 महीना तो अपने को जो सेल ऑर्गेनल है उनको ही पढ़ने में लग जाता है। अगर आपको नेट में सिलेक्शन लेना है तो सेल ऑर्गेनल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब केवल अपने को बेसिक बातें पता होना चाहिए सेल ऑर्गेनल के बारे में, बाकी अपने को डिटेल्ड में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो नेट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ABO ब्लड ग्रुप मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे डिसाइड होता है। उसके बाद में सेल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन। उसके बाद में प्रोटीन टारगेटिंग, साइटोस्केलेटन, सेल साइकिल। सेल साइकिल में भी अपने को क्या पढ़ना है, चेक पॉइंट पढ़ना है। इसके बाद में कैंसर एंड अपोप्टोसिस। उसमें भी आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपको कैंसर, अपोप्टोसिस, सेल साइकिल, साइटोस्केलेटन और सेल सिग्नलिंग, ये जो मैंने 4 टॉपिक बताए इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 4 टॉपिक हैं कैंसर, अपोप्टोसिस, सेल साइकिल, साइटोस्केलेटन एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये जो टॉपिक हैं आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन हर टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। आपको पता है कि हर यूनिट से नेट में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने को 7 या 8 क्वेश्चन हर यूनिट में से सॉल्व नहीं करने। अगर अपन एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो अपना काम हो गया, क्योंकि अपने नेट में 12 यूनिट हैं, 12 में से अगर आप 6 यूनिट भी करके चले जाते हो तो 6 चौके कितने हो गए, 24 हो गए। अगर आप 6 यूनिट में से 4-4 क्वेश्चन भी उठाते हो तो 24 क्वेश्चन हो गए, और अपने को करने कितने हैं, मैक्सिमम 25 तो करने होते हैं। समझ में आई बात। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, इन टॉपिक को एक एक करके देखेंगे। इन टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ।
अच्छा, अब जान लेते हैं अपन सेल के बारे में कुछ बेसिक बातें। जैसा कि आप पढ़ चुके हो पहले ही, जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल की रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद में आए आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। अब सेल के बारे में अगर अपन देखें तो सेल की स्ट्रक्चर जो है, सेल में क्या क्या मिलेगा अपने को? ये न्यूक्लियस होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में क्या होता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, पेरोक्सिसोम है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं ना। अब सबसे पहले अपन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट बताए गए हैं ना, बहुत सारी थ्योरी आई, जिनमें आपके एक रॉबर्टसन भी आए। रॉबर्टसन ने कौन सा मॉडल दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक इकाई के रूप में होती है ना, एक यूनिट के फॉर्म में होती है। फिर आपको पता ही होगा 1932 के लगभग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, क्योंकि इससे पहले भी अपने पास में माइक्रोस्कोप थी, लेकिन उनकी जो रेजोल्यूशन पावर थी और मैग्नीफिकेशन पावर थी, दोनों क्या थी? बहुत लो थी। तो अपन माइक्रो लेवल पे ऑर्गेनल्स की स्टडी कर ही नहीं पाए। लेकिन 1932 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई। आपको पता ही होगा कि इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो एंगस्ट्रॉम लेवल पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के बाद में क्या हुआ? जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं उनकी डिस्कवरी माइक्रो लेवल पे शुरू हुई। तो फिर सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट आए। इन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आज के टाइम पे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अपन दो चार बातें जान लेते हैं। अच्छा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? अच्छा, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में दो चार बातें जान लेते हैं। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होगी। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या हो गया? कि जो लिपिड है वो दो लेयर में अरेंज होगा। ये लिपिड बाइलेयर हो गई, ये लिपिड की एक लेयर हो गई, ये लिपिड की दूसरी लेयर हो गई, और ये लिपिड का कौन सा एंड होता है? हाइड्रोफिलिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, है ना। तो जो टेल है वो अंदर की तरफ रहती है और जो हाइड्रोफोबिक हेड है वो बाहर की तरफ रहता है। मतलब ये वाला तो साइटोप्लाज्म की साइड में रहेगा और ये वाला ECF की साइड में रहेगा, और जो टेल है वो दोनों अंदर की तरफ रहेंगी। ये बताया था इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। और क्या बताया? कि जो लिपिड है ये लिपिड एक लेयर में एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। इसको बोलते हैं अपन फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है? इस लिपिड बाई लेयर में जो लिपिड है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। और इसमें लिपिड के साथ साथ मिलता क्या है अपने को? प्रोटीन मिलेगी और कुछ क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब आपको एक बात जो है वो स्टार लगा के लिख लेनी है ना। किसी भी सेल में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा ही कौन सी साइड में मिलेगा? आउटर वाली सरफेस में मिलेगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन ECF सरफेस। इसके बारे में ये बात आपको स्टार लगा के लिख लेनी है ना। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने कई बार दे देता है वो। तो जो
मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ECF की साइड में मिलेगा, है ना। ये कई जगह पे एंटीजन का काम भी करता है, अपन बाद में देखेंगे। और अच्छा, फ्लूइडिटी क्या है, इस लिपिड की बाइलेयर में जो लिपिड है जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू जा सकता है, इसको बोलते हैं अपन फ्लूइडिटी। अब अपन लिपिड के अगर मूवमेंट देखें, लिपिड के अगर मूवमेंट देखें तो लिपिड जो है, लिपिड इस बाइलेयर में, एक बाइलेयर 2 लेयर हैं, एक ऊपर वाली लेयर एक नीचे वाली लेयर, तो इस लेयर में अपनी जगह पे ही ऐसे रोटेशन कर सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटेशनरी मोशन बोलेंगे इसको। दूसरा कौन सा मोशन हो सकता है लिपिड का, लिपिड जो है ये वाला लिपिड जो है यहाँ से कहाँ पे जा सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं लिपिड का, लैटेरल मूवमेंट या लैटरल डिफ्यूजन। लैटरल डिफ्यूजन क्या है, लिपिड जो है एक ही बाइलेयर में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है डिफ्यूजन के थ्रू, इसको क्या बोलेंगे अपन, लैटरल डिफ्यूजन या लैटरल मूवमेंट। तो लिपिड के अब तक के 2 मूवमेंट देख लिए, एक तीसरा मूवमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तीसरा मूवमेंट कौन सा है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अच्छा, आपको पता होगा कि ये मैंने कौन सा फेस लिखा है, ECF फेस, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आउटर फेस, और ये इनर फेस हो गया, साइटोप्लाज्मिक फेस हो गया। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, अगर कोई लिपिड बाहर वाली लेयर से अंदर वाली लेयर में आ जाए तो इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप मूवमेंट। इसको क्या बोलेंगे, फ्लिप मूवमेंट। अगर कोई लिपिड जो है अंदर वाली लेयर से बाहर वाली लेयर में शिफ्ट हो जाए तो इसको बोलेंगे कौन सा मूवमेंट, फ्लॉप मूवमेंट। समझ में आई बात। अगर कोई लिपिड जो है बाहर से अंदर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लिप, है ना। ध्यान रखना इसमें फ्लिप में आई आता है ना, आई का मतलब क्या है, इन, मतलब अंदर की साइड में आएगा, है ना। और फ्लॉप में ओ आता है, इसका मतलब आउट, है ना, बाहर की साइड में जाएगा, है ना। कभी भूल जाओ तो याद रखना। फ्लिप का मतलब क्या है, अगर कोई लिपिड का मॉलिक्यूल बाहर वाली आउटर लेयर से अंदर वाली लेयर में आता है तो उसको कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, फ्लिप मूवमेंट। और अगर अंदर से बाहर आउट जाता है तो फ्लॉप मूवमेंट। और इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड के 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, रोटेशनल, लैटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अच्छा, अब अपन जानेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से लिपिड पाए जाएंगे, उनको अपन देखने वाले हैं अभी। कौन सा पेन था रे, अच्छा, अभी तक अपन ने क्या देख लिया, लिपिड का मूवमेंट देख लिया ना। लिपिड मूवमेंट में हमने 3 तरह के मूवमेंट देख लिए, रोटेशनल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन देखेंगे ना अभी। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा और इसके समाधान के लिए अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या रखेंगे, है ना। अब अपन बात करें जो लिपिड है, आपको पता ही होगा लिपिड कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। अब जो लिपिड है ये जो अपना साइटोप्लाज्म है वो हाइड्रोफिलिक होता है, पता ही होगा आपको। मैक्सिमम क्या होता है इसमें, वाटर होता है साइटोप्लाज्म में। तो लिपिड जो है अगर किसी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो वो कई तरह की स्ट्रक्चर का निर्माण करता है ना। तो अपन देखेंगे कौन कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अगर लिपिड जो है किसके कांटेक्ट में आए, वाटर या कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है उसके कांटेक्ट में आएगा तो लिपिड क्या क्या बना सकता है। सबसे पहली स्ट्रक्चर मिसेल। मिसेल के बारे में आपने देखा ही होगा। मिसेल क्या होता है, जैसे जो लिपिड है ये कैसा होता है, ये इसका हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये टेल कैसी होती है इसकी, हाइड्रोफोबिक। कुल मिला के लिपिड जो है कैसा होता है, एम्फीपैथिक नेचर का होता है ना। इस पर हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी है और हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है। जब ये लिपिड किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो किसका फॉर्मेशन कर सकता है, मिसेल का फॉर्मेशन कर सकता है।
वाटर की प्रेजेंस में ये किसका फॉर्मेशन कर सकता है, मिसेल का फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्या हो गया, मिसेल हो गया ना। दूसरी स्ट्रक्चर क्या बना सकता है, ये लिपिड बाइलेयर बना सकता है। जैसे कि अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अभी देखी, वो क्या है, लिपिड बाइलेयर है। और क्या कर सकता है, ये तीसरी स्ट्रक्चर बना सकता है लिपोसोम। लिपोसोम में क्या होता है, लिपिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट होकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे कि अपन अगर 3D में देखें तो एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर हो गया ना, ये ऐसे आपस में मिलते जाएंगे। ये एक सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, एक बॉल सोच सकते हो आप। इसके अंदर कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, लिपोसोम बोलेंगे ना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से लिपिड पाए जाएंगे, उनका कंपोजिशन क्या क्या होता है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना। आज की वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है इसके तुरंत बाद में आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही।